हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आज आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। इससे पहले आपने 4 वीडियो देखा था मेरा, जो क्वेश्चन से ही रिलेटेड था, भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। उसमें 25 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है, तो 4 सीरीज हो चुकी है, ये 5वीं है। और इस 5वीं सीरीज में मैंने लगभग जो भी क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं या परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हम देखते हैं कि वे क्वेश्चन क्या हैं, और उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेल कीजिए। सुमेल करना है हमें। स्लीमैन किससे संबंधित है, लॉर्ड रिपन किससे संबंधित है, और सती प्रथा से संबंधित कौन है। मान लीजिए ऐसा है। अब हम जरा देखते हैं कि स्लीमैन को किस लिए जाना जाता है। तो कर्नल स्लीमैन जो थे, उनको ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि स्लीमैन जी संबंधित हो गए किससे, ठगी प्रथा से। और लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए तो ये प्रथम फैक्ट्री एक्ट और सती प्रथा के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, उन्हीं के समय काल में दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया कि अब जो है विधवाओं को नहीं जलाना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने नियम बना दिया। फिर आगे लॉर्ड रिपन से संबंधित अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, प्रथम फैक्ट्री एक्ट के थ्रू 1881 में इन्होंने ये एक्ट पारित किया। और इससे उद्देश्य जो था इसका, वो ये था कि जो मजदूर हैं मिल में काम करने वाले, उनकी अवस्था को सुधारा जाए, उनके कार्य करने के जो घंटे हैं उसको कम किया जाए, और एज वगैरह जो जैसे छोटे बच्चे काम किया करते थे, उनकी दशा को सुधारने के लिए ये प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया गया। तो चलिए देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कूट है, इनमें से कौन सा सही है। तो स्लीमैन मतलब ए के साथ 3 और बी के साथ 1 और सी के साथ 2। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला जो है ये कथन है, और दूसरा है कारण उस कथन का। तो पहले इस प्रकार से क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इनको ध्यान रखिए कि बहुत ध्यान देना होता है जब हम टिक लगाते हैं। तो जो ऑप्शन दिए होते हैं उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, टिक लगाते समय बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जल्दबाजी में कहीं गलत टिक ना लगा दें। तो चलिए हम देखते हैं। कथन है, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, और कारण है वह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। तो अब देखिए जरा कि जो ये पहला ऑप्शन है, मीन्स जो कथन है, वो क्या कह रहा है। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, मीन्स स्वतंत्रता की शुरुआत इन्हीं से हुई। और दूसरा क्या है, वह फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, ये कारण है, मतलब इस कारण से उन्होंने ऐसा किया था, ये कहा जा रहा है। तो देखेंगे हम, पहला ऑप्शन है कथन सत्य है, कारण असत्य है, तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कारण असत्य है, कथन असत्य है, कारण सत्य है सॉरी, और कथन असत्य है, ऐसा भी नहीं है। थर्ड में है सी ऑप्शन जो है, कथन व कारण दोनों सत्य हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि कथन व कारण दोनों सत्य हैं, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ये आप समझ ले। तो अब देखते हैं, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही क्रम में है। केशव चंद्र सेन, इनके साथ में क्या है, आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद जी ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय रामकृष्ण मिशन, और देवेंद्र नाथ टैगोर प्रार्थना समाज। तो देखिए यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है।
तो केशव चंद्र सेन जी ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और प्रार्थना समाज, ये दोनों इनसे संबंधित हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1865 में। कब हुई? 1865 में। और प्रार्थना समाज की कब हुई? 1867 में। तो ये दोनों केशव चंद्र सेन से संबंधित है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा गया, ये तो गलत है। अब बात आती है विवेकानंद जी की। तो देखिए यहां सही क्रम ढूंढना था, तो केशव चंद्र सेन के साथ में आदि ब्रह्म समाज सही है ही, तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, इसको भी आप समझ लें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और कब की? 1828 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की कब? 1897 में। 1897 में और ये 1828 में। तो देखिए आपको एक ही क्वेश्चन में कई चीजें मिल गई, किसने इनकी स्थापना की और इनकी स्थापना कब हुई। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा सही क्रम में है। तो पहला ऑप्शन सही क्रम में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ह्वेनसांग जो हर्ष के काल में आया था। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब आप इसको याद कैसे करेंगे। ह्वेनसांग और फाहियान ये दोनों चीनी यात्री थे। अब ये जो है जब भारत आए तो ह्वेनसांग, ह्वेन में पहले हा आ रहा है, तो ह्वेनसांग जो है किससे संबंधित है? हर्ष से। आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। फाहियान में पहले क्या आ रहा? फा आ रहा है, तो वो हर्ष से संबंधित नहीं थे। दरअसल परीक्षा में जो है ये भी पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आए थे और ऑप्शन दिए रहेंगे। तो यहां जो है आपको क्लियर हो जा रहा है कि ह्वेनसांग हर्ष के काल में आए थे। हा और हा का मिलान आप कर लेंगे। अब देखिए जरा, ह्वेनसांग जो हर्ष के काल में आए थे ने विवरण दिया है कि क्या दिया है विवरण? शैव डॉट डॉट थे। शैव क्या थे? तो देखिए यहां जो ऑप्शन है शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वैश्य क्या है? शूद्र थे, इनका कथन था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है। तो हर्ष जो थे ये आपने इनके बारे में सुना होगा कि सम्राट हर्ष के शासनकाल में ये तो आए। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं कि सम्राट हर्ष जो है इनके शासनकाल में कौन आए? ह्वेनसांग आए। और इन्होंने क्या किया? यहां आकर यहां की स्थिति को देखा और यहां की स्थिति को देखकर इन्होंने अपना यात्रा विवरण लिखा। उस यात्रा विवरण के लेख में हमें मिला कि क्या मिला? शैव को इन्होंने क्या कहा? शूद्र कहा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर हर्ष के बारे में आप सुने होंगे कि ये प्रयाग में आते थे प्रतिवर्ष और क्या करते थे? ये जो है मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष यहां दान किया करते थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चोल कलाकार कल्पना में महान तथा साज सज्जा के जौहरी थे। यह कथन इतिहास के किस विद्वान का है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये और परीक्षा में पूछा जाता है। चोल कलाकार कल्पना में महान थे, मतलब चोल के समय में जो कलाकार थे वो बड़ी बड़ी कल्पनाएं किया करते थे। तथा साज सज्जा के जौहरी थे, और साज सज्जा बहुत बारीकी से किया करते थे जिस प्रकार से जौहरी करता है। यह कथन इतिहास के किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर ए में है फर्ग्यूसन, बी है कर्नल टॉड, सी है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी और डी है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो ये कथन जो है
संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर ए से। आगे बढ़ते हैं। फर्ग्यूसन महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? तो वल्लभाचार्य जी, इनका जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में। और प्रारंभ में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के ये संरक्षण में थे। बाद में इन्होंने क्या किया? अपना केंद्र बना लिया वृंदावन को। वृंदावन में ये बाद में रहने लगे और गृहस्थ जीवन में इन्होंने प्रवेश किया, मतलब इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन यापन किया। आगे जो है क्या हुआ? आध्यात्मिक एवं बौद्धिक चिंतन करते हुए इन्होंने भक्ति मार्ग को ही क्या कहा कि ये मोक्ष का मार्ग है, मतलब भक्ति मार्ग को ही मोक्ष का मार्ग बताया और सगुण ब्रह्म की भक्ति पर विशेष बल दिया। तो ये जो है किससे संबंधित रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण मार्गी शाखा से। तो आप ध्यान देंगे कि वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की किस शाखा से संबंधित हैं? कृष्ण मार्गी शाखा से। इनका जन्म कहां हुआ? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा कपाट सिद्धांत किससे संबंधित है? कहीं कहीं पर यह आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा, दूसरे तरीके से भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सेफ्टी वाल्व लिखा होगा। सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वाल्व, दो तरह से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह सिद्धांत किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो आप चलिए देखें। ऑल इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो देखिए यहां जो बात आती है सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वाल्व की, यंग इंडिया में प्रकाशित था ये कब? 1916 में। और उसके लेख में जो है गरमपंथी दल के नेता थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय का आप ध्यान रखेंगे नाम कि ये जो है गरमपंथी नेता हैं, गरमपंथी नेता के अंतर्गत आते हैं लाला लाजपत राय। देखिए जब बंटवारा हुआ इसमें, मतलब जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो उसमें क्या हुआ? ये गरमपंथी दल के नेता हुए। कौन? लाला लाजपत राय। इनका कहना था कि अंग्रेजों से हमें छुटकारा ऐसे नहीं मिलेगा जिस रास्ते से गांधी जी चाहते हैं। मतलब ये कि हमें उनको सताना पड़ेगा और हमें हिंसा भी करनी पड़ेगी जरूरत पड़ने पर। जबकि गांधी जी का मानना था कि हमें हिंसा न करनी हो, अहिंसा का मार्ग अपनाकर हम जीत लेंगे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जिनका आपने अभी नाम सुना लाला लाजपत राय। इन लोगों ने सोचा कि ऐसे तो आसानी से नहीं मिलेगा। तो देखिए गरमपंथी दल और नरमपंथी दल में कांग्रेस विभाजित हो गया और गरमपंथी दल के नेता जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने कहा सेफ्टी वाल्व या सेफ्टी कपाट या सुरक्षा वाल्व, दोनों तरह से मैंने कहा यह पूछा जाएगा। तो इन्होंने कहा कि यह सुरक्षा वाल्व की इन्होंने परिकल्पना की और इनका कहना यह था, देखिए इन्होंने क्या किया, चूंकि गरमपंथी दल के नेता थे तो इन्होंने नरमपंथी दल पर प्रहार करते हुए कहा कि सुरक्षा वाल्व की जो परिकल्पना है वो क्या है, लंबी चर्चा का एक विषय है। और इन्होंने क्या किया? दोषारोपण किया और दोषारोपण करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। मतलब इस तरह से इन्होंने कहा। तो देखेंगे कि सुरक्षा कपाट के बारे में जो ये लेख जिससे संबंधित था वो कौन है? नेता लाला लाजपत राय जो गरमपंथी दल के नेता थे, और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी का सिद्धांत था। सुरक्षा कपाट सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी के ये दल के नेता थे। क्या कौन थे? नेता लाला लाजपत राय जी जो गरमपंथी दल के नेता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ किसका? संस्कृत साहित्य का, संगीत कला का, मूर्ति कला का, युद्ध कौशल का? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक विकास हुआ वो संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। देखिए कला और साहित्य के विषय में इसका बड़ा विकास हुआ कब? गुप्त काल में।
और गुप्त काल में इसके विकास को लेकर भारतीय इतिहास का क्लासिकी युग कहा गया, में स्वर्ण युग कहा गया। और गुप्त काल की जो अलंकृत दरबारी भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी, मतलब संस्कृत ही बोली जाती थी। संस्कृत के सबसे उल्लेखनीय रचनाकार जो थे कौन थे उस समय? कालिदास कवि और नाटककार भी थे। ये दोनों दृष्टियों से अद्वितीय थे, मतलब ये नाटक भी बढ़िया लिखा करते थे और कविता भी बढ़िया लिखा करते थे। तो गुप्त काल में धर्मशास्त्रों की जो पुनर्रचना पांडित्यपूर्ण संस्कृत में की गई, मतलब धर्मशास्त्रों की जो पुनर्रचना की गई वो किसमें की गई? पांडित्यपूर्ण संस्कृत का कहने का मतलब है कि संस्कृत वो भी बिल्कुल शुद्ध, व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध। अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य इसी समय में लिखे गए और सब संस्कृत में लिखे गए। अनेक पुराणों तथा रामायण व महाभारत को भी अंतिम रूप इनके शासन काल में दिया गया। इसीलिए क्या कहा गया कि गुप्त काल जो है ये क्या है? संस्कृत साहित्य का क्या है? स्वर्ण काल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल इसे कहा गया है और संस्कृत साहित्य का विकास भी इस काल में सर्वाधिक हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस संप्रदाय के प्रतिपादक थे? तो नागार्जुन का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? शून्यवाद या सापेक्षवाद या फिर माध्यमिक, क्या? माध्यमिक दर्शन तुरंत दिमाग में आना चाहिए। माध्यमिक दर्शन से संबंधित अगर रहे कोई मामला तो भी इन्हीं से है रिलेटेड। ये माध्यमिक दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन कुशाण शासक कनिष्क की राजसभा में निवास करते थे। नागार्जुन जो थे ये जो है किसके शासक के? कनिष्क की राज्यसभा में निवास करते थे। और ये कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से। तो कुषाण शासक कनिष्क की राज्यसभा में ये जो है इनको स्थान मिला था और उन्होंने जो है प्रज्ञापार मित्रा सूत्र की रचना की थी जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो शून्यवाद, सापेक्षवाद या माध्यमिक दर्शन, ये तीन बातें ध्यान रखिएगा नागार्जुन का नाम आते ही। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उद्योग प्रारंभ होते ही विदेशी पूंजी की भरमार हो गई। निम्न में से किस उद्योग में भारतीय पूंजी सर्वाधिक रही? देखिए, भारत में जब विदेशी लोग जब आकर यहां जब बिजनेस करने लगे और यहां से माल ले जाया करते थे बाहर बेचने के लिए, तो यहां विदेशी पूंजी आने लगी, तो विदेशी पूंजी की यहां भरमार हो गई। अब निम्न में से किस उद्योग के लिए भारतीय पूंजी सर्वाधिक रही? मतलब सबसे ज्यादा किस चीज के उद्योग के लिए विदेशी पूंजी भारत आती थी, या यहां से क्या चीज बाहर सबसे ज्यादा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी सूती कपड़ा, यह सबसे ज्यादा जाता था और यह जो है यूरोपीय देशों में बहुत पसंद किया जाता था उस समय। तो इसलिए क्या करते थे? व्यापारी जो है यहां से सूती वस्त्रों को ले जाकर बाहर बेचा करते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, चलिए देखते हैं। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का एक परिणाम यह निकला कि भारत अत्यधिक निर्धन देश बन गया। इस निर्धनता के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? ब्रिटेन का आर्थिक शोषण, अगर ब्रिटेन का आर्थिक शोषण था तो यहां नुकसान नहीं होना था। भारतीय उद्योगों का पतन, इससे जो है थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत नहीं काफी नुकसान हुआ, क्योंकि यहां के जो उद्योग थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। बाहर की चीजें जब यहां आने लगी तो यहां के उद्योगों पर बड़ा फर्क पड़ा। ब्रिटेन का आर्थिक शोषण, ये जो देखिए पहले क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरा समझ लें, निम्न में से कौन सा कारण नहीं था ये आपको बताना है। तो नहीं था आपको बताना है, मतलब ये थे, पहला ऑप्शन ब्रिटेन का आर्थिक शोषण ये भी था,
और भारतीय उद्योगों का पतन ये भी कारण था। भारत को निर्धन बनाने के लिए ये दोनों कारण थे। भारत में विदेशी पूंजी का लगना, अगर भारत में विदेशी पूंजी लग रही है तो इससे भारत का कोई नुकसान नहीं है, तो ये कारण जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। डी जो है आधुनिक उद्योगों का समुचित विकास ना होना, ये भी कारण जो है ये कारण है। तो कारण नहीं था कौन सा, वो भारत में विदेशी पूंजी का लगना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय चिंतन जगत में अनात्मवाद का प्रवेश इस्लाम का ही शुभ परिणाम है। रहस्यवाद का प्रवेश इस्लाम का ही शुभ परिणाम है। छायावाद का प्रवेश इस्लाम का ही शुभ परिणाम है। अनेकांत का प्रवेश इस्लाम का ही शुभ परिणाम है। तो देखिए, भारतीय चिंतन जगत में अगर कहा जा रहा है तो रहस्यवाद का प्रवेश इस्लाम का ही शुभ परिणाम है। तो हम देखते हैं इस्लाम के प्रभाव के कारण क्या हुआ, हिंदू धर्म में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते दिखाई दिए, काफी परिवर्तन हुए। तो भारतीय चिंतन जगत में रहस्यवाद का प्रवेश इस्लाम का ही शुभ परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा युग्म सही है? खजुराहो, चंदेल, मीनाक्षी, शक, महाबलीपुरम होना चाहिए। बलीपुरम है, महा इसमें नहीं हो पाया, हमको लग रहा है किसी कारणवश गलती हो गई है प्रिंटिंग में, तो आप क्या करें, इसको महाबलीपुरम समझ लेंगे। महाबलीपुरम चालुक्य से संबंधित है और एलोरा वर्धन से। तो इनमें कौन सा युग्म सही है? मतलब इसमें 3 गलत हैं, एक ही सही है। तो आप देखेंगे कि जो खजुराहो है ये चंदेलों से संबंधित है। और देखो, खजुराहो, मीनाक्षी, महाबलीपुरम और एलोरा, ये 4 आपके सामने दिए गए हैं क्वेश्चन के रूप में। जो ऑप्शन है, ऑप्शन में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये किनसे कौन से संबंधित हैं, अब इसके बारे में भी जरा आप जान लें। तो खजुराहो जो है वो किससे संबंधित है? चंदेलों से। और महाबलीपुरम पांड्य से। एलोरा मीनाक्षी पांड्य से। और महाबलीपुरम मीनाक्षी पांड्य से, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। महाबलीपुरम पल्लव से और एलोरा जो है वो राष्ट्रकूट से। तो यहां जो दिया गया है ये गलत दिया गया है तीनों। और जो पहला वाला ऑप्शन है खजुराहो, ये चंदेलों से संबंधित है, मीन चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया है। और मीनाक्षी का निर्माण किसने कराया? पांड्य ने। और महाबलीपुरम का पल्लव शासकों ने, एलोरा का राष्ट्रकूटों ने। तो यहां देखिए, एलोरा का भी गलत है, महाबलीपुरम का भी गलत है, मीनाक्षी का भी गलत है, और जो सही है वो ऑप्शन है ए, खजुराहो चंदेल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की नीति लागू किया। ये बहुत बड़ा काम अलाउद्दीन ने किया और बहुत अच्छा काम था। वह इससे सामान्य जनता की भलाई करना चाहता था। तो देखिए, अलाउद्दीन ने जो बाजार नियंत्रण किया, बाजार नियंत्रण का मतलब बाजार में कोई कम ज्यादा नहीं तौल सकता था और बाजार में कोई किसी सामान का अधिक रेट नहीं ले सकता था कि मतलब बहुत ज्यादा उसका पैसा लोगों से ले ले। तो इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण में यही सब चीजें लागू थी कि दाम जो है उचित रहे, बहुत ज्यादा ना रहे, और सारी चीजें बाजार में जो भी हों वो अच्छे क्वालिटी के हों और उनका उचित मूल्य हो, और कोई भी व्यापारी कोई चीज किसी को कम तौल कर ना दे। इसके लिए उसने बहुत सारा ध्यान दिया। और देखिए, जो कारण है वह इससे सामान्य जनता की भलाई करना चाहता था। तो ये कारण जो है गलत है, क्योंकि उसने सैनिक जो है उसके समय में बहुत ज्यादा थे और अपने ही जो सैनिक थे, अन्य जो लोग थे, उनके लिए उसने ध्यान देकर ऐसा किया। तो फिलहाल जो हमारा ऑप्शन है ए,
ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ए सही है किंतु आर गलत है, तो ये भी जो है आप देखेंगे क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो आप देखिए इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन में वो बात मिल रही जो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया, ये तो सही है, सत्य है, लेकिन वह इससे सामान्य जनता की भलाई करना चाहता था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही हमें इसका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया, इससे उसकी किस धारणा का आभास मिलता है? तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की जा रही है, इसने क्या क्या स्थायी बंदोबस्त लागू किया बंगाल में। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ, जो उस समय जमींदार थे, उन जमींदारों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, उनका बहुत लाभ हुआ। तो 1793 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसमें कई आर्थिक उद्देश्य निहित थे और इस पद्धति को जागीरदारी, मालगुजारी और 20 दीवारी इत्यादि के नाम से भी इसे जाना जाता है, और भिन्न भिन्न नामों से इसे, ये जो नाम आपको 3-4 मैंने बताया, इन नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन जो जमींदारी पद्धति थी, इसके अनुसार क्या था, जमींदारों को जो है भूमि का स्थायी मतलब स्वामी उनको बना दिया गया और उन्हीं को स्वामी स्वीकार कर लिया गया कि जमीन इन्हीं की है। अब वो भूमि को क्या करें, चाहे बेचें, चाहे रेहन पर दे दें या किसी को दान में दे दें, ये सारी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, जमींदार को। तो आप देखिए जरा ऑप्शन, समस्त भूमि राज्य की है, अब तो राज्य की नहीं रह गई, भूमि जमींदार की है, यह बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन। भूमि जोतने वालों की है, तो किसानों की नहीं बल्कि जमींदारों की थी। भूमि पर किसान और राज्य का समान अधिकार है, यह भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय इकाई क्या थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो प्रांतीय इकाई की बात अगर की जाए, तो इन्होंने सुविधा के लिए प्रांतों में, जिलों में और ग्राम में और परगने में इन्होंने बांट रखा था, जैसे आज बटा हुआ है। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो प्रांतीय इकाई है वो है मंडल, ऑप्शन नंबर ए। और इससे जो है सब छोटी इकाइयां हैं, नाडु, कोट्टम, वलनाडु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 है, रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम कहां लागू की गई? अब देखिए रैयतवाड़ी और इससे अभी पहले जो आपने पढ़ा स्थायी बंदोबस्त, दोनों में अंतर है। रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम कहां लागू की गई? तो यह लागू की गई बंबई व मद्रास में। यह हमारा पहला ऑप्शन इसके लिए सही है। लेकिन जरा देखें दूसरा ऑप्शन, कर्नाटक व उड़ीसा, बिहार व बंगाल। तो बंगाल व उड़ीसा आप खासकर बंबई याद रखेंगे, तो बंबई व मद्रास इसके लिए राइट ऑप्शन है। रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम यहीं लागू की गई और 1820 तक रैयतवाड़ी प्रथा को मद्रास, बंबई के कुछ हिस्सों और आपका जैसे बरार तथा बर्मा, आसाम, कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। मतलब ये जो है इन जगहों पर भी लागू किया गया, बंबई और मद्रास के अतिरिक्त भी, आसाम में, बर्मा में और कुर्ग में भी। लेकिन यहां जो ऑप्शन दिया गया बंबई व मद्रास, हमें यही मिल रहा है इन सब में से, तो ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। लेकिन देखिए जरा इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भूमि जो थी, मतलब जो भी अंग्रेजों के पास भूमि थी, 51% उसका जो है हिस्से को शामिल किया गया, किसमें, इस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी प्रथा में। और इसमें क्या हुआ, इस व्यवस्था के अनुसार लगान जो जमा करने का अधिकार था वो काश्तकारों को दे दिया गया कि काश्तकार जो है, मतलब जो खेती करते थे, वो स्वयं लगान जमा करें और उन्हीं को जो है भूमि का मालिक बनाया गया। तो ये ज्यादा अच्छी थी किसानों के लिए। तो रैयतवाड़ी प्रथा और स्थायी बंदोबस्त में ये अंतर आपको देखने को मिलता है कि स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया, जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया, जबकि रैयतवाड़ी प्रथा में काश्तकारों को इसका मालिक समझा गया। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही ब्रिटिश के कब्जे में रखा जाएगा, यह वाक्य किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड एल्गिन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही क्रम में इसको करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो सबको याद होगा, कब हुआ था? 1919 में। और नेहरू रिपोर्ट, ये 1929। साइमन कमीशन 1927 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अब इसके अकॉर्डिंग जरा आप देख लें कि आपका कौन सा सही है कूट। तो देखिए 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, 2 1 4 3। तो ये जो है आपका राइट ऑप्शन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। साइमन कमीशन 1927 में। नेहरू रिपोर्ट 1929 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन बने, ये भी पूछा जा रहा है इसमें। लेकिन जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा कायदे से पढ़िए इस क्वेश्चन को, समझ में आएगा आपको। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है चुने गए अध्यक्ष, किंतु उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। मतलब अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया, अब आपको बताना है। तो देखिए 1839 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, इसमें पट्टाभी सीतारामैया जो थे ये भी उसमें शामिल थे चुनाव में, लेकिन ये हार गए। जबकि इनको गांधी जी ने प्रत्याशी बनाकर खड़ा किया था, लेकिन ये हार गए। और जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जीतने के बाद भी थोड़ा सा गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण उन्होंने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। और जो गांधी जी से थोड़ा मनमुटाव रहा, मतलब गांधी जी ने उनका सहयोग नहीं किया और गांधी जी का जो असहयोगात्मक जो रवैया रहा, इसी के कारण से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो फिर उनकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद जी को पुनः क्या किया गया? अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला भुगतान किस नाम से जाना जाता था? मतलब वैदिक काल में यदि प्रजा जो है राजा को स्वेच्छा से कुछ ले जाकर दे दान स्वरूप, या कुछ जो है खुशी खुशी ले जाकर दे उपहार स्वरूप, तो उसे क्या कहा जाता था? पण, बलि, भाग, निष्क। ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। मतलब वैदिक काल में जो राजा को अगर जनता या प्रजा स्वेच्छा से कुछ ले जाकर दे तो उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहले क्या था कि स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको नियमित कर दिया गया कि हमेशा राजा को देना ही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल का प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्त काल का प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। देखिए यहां जो ऑप्शन दिया है, वारामिहिर, नागार्जुन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त होना चाहिए, यहां थोड़ा सा गलत हो गया है, ब्रह्मगुप्त।
लेकिन देखिए हमारा जो ऑप्शन है आर्यभट्ट, ये इस क्वेश्चन के लिए गुप्त काल में जो प्रमुख गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे वो थे आर्यभट्ट। गुप्त काल में ज्योतिर्विदों में आर्यभट्ट जो है ये सबसे महान माने जाते थे और इनका विचार जो था वो वैज्ञानिक भी था। उन्होंने क्या किया, न केवल सबसे पहले गणित ज्योतिष की समस्याओं को उठाया, वरन उन्होंने क्या किया, मतलब इसको एक अलग, गणित से अलग एक विषय माना और उन्हीं के कारण क्या हुआ, इसे जो है एक अलग विषय का रूप मिला, किसे, ज्योतिष को। अब देखते हैं इन्होंने बताया क्या। और इनका यह मानना था कि पृथ्वी जो है वो गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है और इसकी छाया चंद्रमा पर जब पड़ती है तो क्या होता है, ग्रहण होता है। तो ये इन्होंने बताया था, तो इन्होंने जो बताया वो सही बताया था। और आर्यभट्ट जी जो है गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री भी हैं, ज्योतिष से भी इनका ज्योतिष का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था और उसे अलग सब्जेक्ट का रूप या अलग विषय का रूप इन्होंने ही दिया, या इन्हीं के प्रयासों से दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और वातापी के चालुक्य वंशी शासक थे ये पुलकेशिन द्वितीय, और ये भी काफी अच्छा योद्धा था। पुलकेशिन द्वितीय भी अच्छा योद्धा था, लेकिन इसे हरा दिया किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इन्हें हराया। और आपके मतलब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है ये ऑप्शन सही है। और ये हराने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, वातापी कोंड की उपाधि धारण की। किसकी, वातापी कोंड। तो आप देखेंगे कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये आप बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा ही जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन हर वीडियो की तरह जैसे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं स्वयं से सॉल्व करने के लिए, वो भी अभी इसके बाद है 25 के बाद। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने की थी? सेंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोटस कहीं लिखा रहता है, तो ये चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने की, तो ये की विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको इसका आंसर आपको देना है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है?